नमस्कार दोस्तों, मैं समृत राठौर अपने YouTube चैनल समृत सर पाठशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल मंगल और अच्छे होंगे। तो आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है वो है हमारा पॉलिटी से संबंधित, और पॉलिटी में भी जो टॉपिक है वो है प्रस्तावना। क्योंकि जब भी संविधान की बात करते हैं, जब भी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जाता है तो सबसे पहले संविधान आता है। तो संविधान में सबसे पहले पढ़ते हैं प्रस्तावना। आप इसे देखा होगा, कभी ऐसे भी लिखा होता है और कभी ऐसे भी लिखा होता है उद्देशिका। अब आप दोनों में फर्क समझ लेंगे या अंतर। कुछ नहीं होता है, एक ही चीज है, लेकिन उद्देशिका क्यों कहा गया और प्रस्तावना क्यों कहा गया ये आप समझ लेंगे। पहले तो ये समझें प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना में आपको बताते हैं कि भारतीय संविधान के मूल में जो आदर्श हैं, भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श हैं, वो उन्हें प्रस्तावना में संविधान में समाहित किया गया है और उनके माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। ये प्रस्तुत करने का जो तरीका है वो हमारा माध्यम है। अब हम बात करते हैं इसको उद्देशिका। उद्देशिका समझने के लिए हम अभी थोड़े से पीछे जाएंगे। तो पहले हम पीछे कब जाएंगे कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव पारित किया था जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। पारित नहीं, पेश किया था। पारित तो 22 जनवरी को हुआ था, पेश हुआ था। तो वहीं से इसका नाम जो बाद में प्रस्तावना पड़ गया। तो हम आपको ले चलते हैं तो संविधान सभा। तो इससे पहले पहुंचे हम संविधान सभा। कहाँ पहुंचे? 13 दिसंबर 1946 संविधान बनने का निर्माण कार्य हुआ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पूरा आपको बताया कैसे निर्माण कार्य हुआ, कैसे 9 तारीख को बैठक हुई, फिर 11 को, फिर 13 को, फिर 22 को, वो सारी चीज़ आपको जिक्र की है। 13 दिसंबर 1946 इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। अब इस उद्देश्य प्रस्ताव को जब 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया तो वही उद्देश्य जो था वो प्रस्तावना का रूप ले लिया और वो प्रस्तावना बन गया। अब क्या करते हैं? अब ये कहते हैं प्रस्तावना में 2 चीज़ें आप देखने को मिलेंगी। एक तो प्रस्तावना ली कहाँ से गई है और क्या है। तो प्रस्तावना में जो हमें देखने को मिलता है वो 2 चीज़ें हैं। तो हमें जो प्रस्तावना में आपको बताते हैं क्या है। पहली चीज़ तो 2 देशों से, नंबर 1 अमेरिका और नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया। संविधान कहाँ कहाँ से कैसे लिया गया है इसकी भी चर्चा करेंगे। ये अमेरिका और तो पूरा प्रस्तावना जो ली गई है वो अमेरिका से ली गई है। आप लिख सकते हैं प्रस्तावना। और प्रस्तावना की भाषा जो ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो यहाँ लिख लीजिएगा प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ये बातें 2 आपके क्लियर हो गई होंगी। अब क्या हुआ, इसके बाद 2 चीज़ और आई। फिर वही बात जो जिक्र की थी 26 नवंबर 1949 संविधान हमारा बनकर के तैयार हो गया। तो उन संविधान को 15 आर्टिकल यहाँ पर पारित कर दिए गए और जिसको अंगीकृत भी कहते हैं। अब 26 नवंबर और 26 जनवरी में फ़र्क बता देते हैं। तो 26 जनवरी 1950 यहाँ पर लागू, यहाँ दोनों शब्दों में फ़र्क समझ लेंगे। इसको लागू किया गया था और यहाँ पर पारित किया गया था। पारित में सिर्फ 15 आर्टिकल जो थे मुख्य रूप से थे। अब हम आपको बताते हैं संविधान के 3 पक्ष कैसे डिवाइड किए हैं, उसको हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कैसे कैसे, आप इसे हम हटा देते हैं, आप इसे कर लेना। कैसे हम पूरी प्रस्तावना को समेटने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो हम आपकी बात करते हैं संविधान के 3 पक्ष। आप प्रस्तावना पहले लिख दो, फिर
ऐसे करके पहले आ जाओ स्रोत। स्रोत आप जानते हैं, स्रोत से मतलब होता है कि कहाँ कहाँ से कैसे लिए गए, सोर्स क्या है। तो संविधान का जो स्रोत है वो है, सीधी सी बात है, संविधान, यहाँ पर संविधान भी लिख दो। संविधान का जो स्रोत है वो भारत की जनता। आप सोच रहे होंगे कि स्रोत में तो आपको लेना चाहिए था कि आयरलैंड और ये, नहीं, वो बात की बात है, वो उसको देखेंगे। संविधान का जो मतलब सही बन गया, संविधान के स्रोत भारत की जनता, भारत की जनता से द्वारा जो पूरा सोर्स हैं। अब कहेंगे संविधान की शक्तियां किससे प्राप्त हुई? संविधान की जो शक्तियां हैं वो भारत की जनता, भारत की जनता द्वारा शक्ति प्राप्त है। संविधान को किससे शक्ति प्राप्त है? भारत की जनता द्वारा। अब कहेंगे कि जनता द्वारा है तो सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च संविधान है। बात समझिए, पूरे में अगर सर्वोच्च की बात करेंगे तो सर्वोच्च तो संविधान है, लेकिन संविधान को शक्ति देने वाला कौन है? भारत की जनता। तो ये तो हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट यहां पर डिस्कस करते हैं, स्वरूप। स्वरूप कैसे होता है? अब स्वरूप में हम आपको बताते हैं। संविधान अब जब उद्देश्य का पढ़ेंगे तो उसमें आपको कुछ शब्द दिखाई देंगे। पहला शब्द उसको दिखाई देगा संपूर्ण प्रभुता संपन्न, ऐसे लिखा होगा, संपूर्ण प्रभुता संपन्न, पहला शब्द, जिससे आप समझ लीजिए कि वो भारत संपूर्ण प्रभुता संपन्न से मतलब हो गया कि भारत देशी और विदेशी निर्णय लेने में पूर्ण रूप से समर्थ है। जब वो पूर्ण रूप से पावर रखता है तो ऐसे को कहा जाता है संपूर्ण प्रभुता संपन्न। दूसरा आता है समाजवादी, दूसरा शब्द है समाजवादी। समाजवादी, इसकी भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी आप समझिएगा। समाजवादी से जो मतलब है कि समान रूप से, सबको समान रूप से मिले। अगर हम थोड़े से कार्ल मार्क्स की तरफ चले जाते हैं तो कार्ल मार्क्स का मतलब है कि सबको समान रूप से, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ जो देश में है आपसी मेल जोल से समान होना। लेकिन कार्ल मार्क्स की जो बात कही है उन्होंने कही है यूरोप से, यूरोप को लेकर के उन्होंने जो समाजवादी का अर्थ है वहाँ है संघर्ष, और हमारे यहाँ है आपसी सामंजस्य और बराबरता के ऊपर है। तो हमारे यहाँ का समाजवादी अलग है और यूरोप का समाजवादी अलग है। कार्ल मार्क्स ने जब चर्चा की थी तब उन्होंने बताया था यूरोप की। तो यूरोप में क्या था कि वहाँ पर अपने हक के लिए जनता को स्वयं संघर्ष करना पड़ा। तो ऐसे को जब बात निकल के आए तो वहाँ पर उसके लिए शब्द समाजवादी अलग होता है। अब बात करते हैं तीसरा, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष आपको वैसे भी निकल में आता है कि अगर आप पंथ देखते हैं, पंथ और अभी धर्म, थोड़ी सी हम आपको बाद में चर्चा करेंगे, अभी पंथ निरपेक्ष समझ लें। कोई भी राज्य कभी भी किसी धर्म के अधीन नहीं होगा और ना उसके धर्म को करेगा। कुल मिला के राज्य में किसी प्रकार का कोई धर्म नहीं होगा अपना। तो ये हो गया पंथ निरपेक्ष। अगर हम चार की बात करते हैं, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, आप देखेंगे लोकतंत्रात्मक एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर सारा अधिकार वहां की जनता को प्राप्त हो। लोकतंत्र का फिर मतलब समझ लीजिएगा, एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर सारे अधिकार वहां की जनता को प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था को लोकतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं। नंबर 5वां शब्द होता है गणतंत्र। गणतंत्र, गणतंत्र और लोकतंत्र लगभग लोगों में एक जैसा अर्थ निकाल लेते हैं। हालांकि होता कुछ मिलता जुलता है लेकिन एक अर्थ नहीं होते हैं। लोकतंत्र का मतलब है कि जनता द्वारा पावर करना, शक्ति करना।
गणतंत्र द्वारा क्या होता है, जो देश का संविधान है उसका मुखिया एक होगा, उसका जो मुखिया है हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है जो भी है जनता द्वारा होगा, लेकिन वो कभी भी वंशानुगत नहीं होगा। गणतंत्र का मतलब ये है कि कोई भी पद, जो बड़ा पद है, जो मुखिया है, वो उसका चयन होगा, बल्कि चयनित होगा, न कि वंशानुगत नहीं होगा। समझ में आ गया? नुगत नहीं होगा। गणतंत्र का मतलब है कि जो इसका संविधान का जो मुखिया होगा उसका चयन होगा और वो वंशानुगत नहीं हो सकता। ये है हमारा गणतंत्र। अब तीसरी बात कर लेते हैं यहीं पर निकल करके, उद्देश्य आपको दिख रहा है? हाँ, उद्देश्य। अब पूरे संविधान में हमारे पास स्रोत की बात की गई, स्वरूप की बात की गई। स्वरूप में आपने 5 देख लिए, अब हम 5 और 6 उधर दिखाते हैं। तो सबसे पहले उद्देश्य, सबसे पहले लिखा आता उद्देश्य में न्याय। और जब आप पढ़ेंगे तो उसमें न्याय लिखा होगा। न्याय का मतलब सीधा सीधा ये हो गया। अब हम एक काम करते हैं, उधर वाला पॉइंट इधर लिख देते हैं और वहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है वहाँ ना दिखाई दे तो थोड़ा सा पास कर देते हैं, इधर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से लिख देते हैं उद्देश्य। अब यहाँ पर समझ लेंगे। ठीक है, उद्देश्य, उद्देश्य में सबसे पहले आता है न्याय। न्याय तो आप सीधा सीधा समझ रहे हैं। न्याय हमारे पास 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। 3 न्याय हैं। अब इसमें 3 न्याय, फिर आप लिख लीजिएगा इसको, सामाजिक, आर्थिक और तीसरा राजनीतिक। सभी को ये तीनों न्याय मिलने चाहिए। इसमें ध्यान रखेंगे एक नहीं होता है, वो कौन सा? धार्मिक। धार्मिक न्याय की वकालत नहीं की गई है, धार्मिक न्याय की वकालत नहीं की गई है। क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि हमारी प्रस्तावना में किस न्याय की चर्चा नहीं की गई है, तो वहाँ पर 3 ऑप्शन लिखे होंगे और चौथा वो भी लिखा होगा, यानी धार्मिक न्याय की चर्चा वहाँ पर नहीं की गई है। अब बात करते हैं, अब इधर का साफ कर देते हैं। ये 3 हो गई, इतनी बात समझ में आई होगी। अब उद्देश्य में एक और पॉइंट लिख लेते हैं। न्याय हो गया, उसके बाद उद्देश्य में ये दोनों चीज़ें, न्याय की तीनों बातें आपने लिख ली, धर्म, न्याय, राजनीति और धार्मिक। और यहाँ से हम अब यहाँ पर आपको बताते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता शब्द से ही आपको समझ में आता है व्यक्ति को खुद से विकास करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो, व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता हो कि वो खुद का विकास कर सके, खुद का विकास कर सके, इतनी स्वतंत्रता, खुद का विकास। उसे कितनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए? इतनी स्वतंत्रता हो कि वो खुद का विकास कर सके। उसके बाद समता। समता शब्द से ही आपका क्लियर होता है, समता मतलब होगा समानता। समानता, फिर से वही चीज आ गई, समानता हमारे पास वही है जो हमने यहाँ बताए थे, आर्थिक और सामाजिक समानता बराबर होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई अमीर अमीर ही हो गया है और गरीब गरीब ही रह गया है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो समान रहना चाहिए। अगला है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा, हमारे देश में जब संविधान लागू हो गया है तो सिंपल सी बात है कि संविधान बनाया इसलिए गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी गरिमा बनी रहनी चाहिए। इसका मतलब हो गया कि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का पूरा अधिकार है, जीवन जीने का पूरा अधिकार है। शब्द से ही उसकी परिभाषा क्लियर हो रही है। अगला दिया है राष्ट्र की एकता। यहां भी देखिए शब्द से पूरी राष्ट्र की एकता। अब यहां पर फिर से देख लेते हैं, राष्ट्र की एकता आपके सामने क्लियर है। राष्ट्र की एकता से मतलब हो गया सीधी सीधी जहां हमारे पूरे देश को एक बनाए रखने की बात है। और एक शब्द और मिलता है बाद में,
बंधुता। बंधुता तो आप जानते ही हैं, भाई बंधु चारा, आपसी मेल जोल बना करके जो है हम पूरे संविधान को चलाएं, वही हमारी बंधुता बनाई रखने के लिए संविधान में हमारे पास दिया गया है कि इस तरीके से हमारा होना चाहिए। अब इसके बाद हम इसमें दो चीज़ और पढ़ेंगे। क्या था? क्या संविधान में कोई परिवर्तन किया जा सकता है? क्या इसको चुनौती दी जा सकती है? तो इसके लिए हम दो वाद पढ़ते हैं। दो वाद कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो वाद हम पढ़ते हैं, N.A. पाल की सबसे बात बताई गई थी इस प्रस्तावना में कि क्या इसको किसी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो सुनिएगा, पहले बात करते हैं N.A. पाल की। नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो अब सुन लीजिएगा। N.A. पाल की, इन्होंने संविधान को परिचय पत्र कहा है। अब कैसे कैसे कहा है देखिए, इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है। परिचय पत्र क्या कहा है इन्होंने? परिचय पत्र। इन्होंने कहा है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो एक तरीके से पूरा आइडेंटिटी कार्ड, पूरा परिचय पत्र है। हमारे यहाँ पर देखते हैं दूसरा नाम, एक और नाम आएगा अल्लादी कृष्णा अय्यर। दूसरा नाम इसको भी देखेंगे। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने अल्लादी कृष्णा अय्यर हैं, इन्होंने ये कहा है कि यह हमारे दीर्घकालीन सोच का भविष्य है, हमारे दीर्घकालीन सोच के सपनों को साकार करने की चीज़ है। फिर से समझिएगा, अल्लादीन कृष्णा अय्यर ने कहा है कि हमारे दीर्घकालीन सपनों का आधार है, ये हमारे दीर्घकालीन सपनों का आधार है। ये बात इन्होंने कही अल्लादी अय्यर ने। अब वही बात आई कि कभी कभी आपने लिखा होगा संविधान की आत्मा, यानी कुंजी आपने लिखा होगा संविधान की आत्मा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। संविधान प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहते हैं। समझ में आया? ये सही बात है। लेकिन कभी कभी आपने लिखा देखा होगा संविधान की आत्मा एक और होता है अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या किया गया है? यहां पर नाम देखिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब नाम लिखा है, दोनों में फर्क समझ लेना। जब किसी का नाम लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है, तो कहेंगे अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। और बिना नाम दिए अगर पूछा जाता है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को। दोनों बात क्लियर हो गई हैं कि जब तक वक्ता का नाम क्लियर ना हो तो प्रस्तावना, और अगर वक्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम लिखा हो तो समझ लेना कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब यहीं पर दूसरी चर्चा और कर देते हैं, वो ये है क्या इन संवैधानिक उपचारों, जो संवैधानिक है प्रस्तावना है, इसको कई बार कोर्ट में चुनौती दी गई है, तो इसके साथ क्या हुआ। अब यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा आएगी। तो जब इनको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है, इसकी बात को लेकर के दो अलग अलग वाद हैं। पहले पढ़ेंगे
बेरीवार हाँ ये लिख दिया, ये है पहला वाद, ये है बेरीवारी वाद। बेरीवारी वाद ने क्या कहा था, ये इसका नाम भी डाल लीजिए 1960 ईयर। बेरीवारी वाद जो है प्रस्तावना में संविधान के उन्होंने कहा था कि जो मूल प्रस्तावना है उसको कभी नहीं बदला जा सकता है। फिर से समझिएगा, बेरीवारी वाद 1960, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा था कि कभी भी इसके संविधान को नहीं बदला जा सकता, संविधान को नहीं, प्रस्तावना को कभी नहीं बदला जा सकता है। फिर क्या आया हुआ, इसके बाद हम बात करते हैं केशवानंद भारती। नंबर 2, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। कभी हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, केशवानंद भारती और केरल राज्य बनाम ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। इसको हम बहुत पूरे इसका एपिसोड बनाएंगे। आप इसमें समझिएगा, केशवानंद भारती, इसकी भी सन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये 1973। वही सुप्रीम कोर्ट ने जिससे 1960 में ये कहा था कि कभी भी प्रस्तावना को नहीं बदला जा सकता है, वही ने अपना निर्णय बदलते हुए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के विवाद में तब उन्होंने ये कहा था कि इसके संविधान को बदला प्रस्तावना को बदला जा सकता है, लेकिन ये कहा है कि ये बदला जा सकता है लेकिन मूल ढांचे को नहीं बदला जाएगा। फिर से समझिएगा कि इसके मूल ढांचे को नहीं बदला जाएगा, मूल ढांचे को नहीं बदला जाएगा। यहां नहीं दिख रहा होगा, मूल ढांचे को नहीं बदला, दिख रहा है। अब देखिए यहां इन्होंने क्या मान लिया था, यहां भी पूरी बात लिख देते हैं। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया था, संविधान का अंग। फिर से समझिए, केशवानंद भारती ने प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया था, जबकि इसने बेरीवारी वाद ने इसने प्रस्तावना को अंग नहीं माना था, संविधान का अंग नहीं माना था। यहां पर इतनी बात नोटिस कर लीजिएगा। बेरीवारी वाद ने तो इस संविधान से इतना ही मना कर दिया था कि बेरीवारी वाद ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतः इसको नहीं बदला जाएगा। लेकिन केशवानंद भारती ने कहा कि संविधान को प्रस्तावना का अंग माना जाएगा और इसे संशोधन द्वारा बदला भी जा सकता है और उसे मूल ढांचे में, लेकिन मूल ढांचे को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये वाली बात हम इधर लिख देते हैं। 1973 में जो बात कही थी वो थी मूल ढांचे को नहीं बदलेंगे। समझ में आ रहा होगा इतनी बात। अब बात कर लेते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद सीधे पहुंचते हैं, 1973 होगी, अब आते हैं 1976। हाँ, अब 1976, इसके बाद आ गया 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ईयर भी लिख देते हैं 1976, याद रखेंगे। भारतीय संविधान में जो सबसे बड़ा चेंजेस है वो 1942वां संविधान संशोधन है और 1976 में हुआ था। अब इसमें जो 3 शब्द जुड़े थे वो और से लिए, समाजवादी, जो अभी हमने पढ़ाया था समाजवादी, ये मूल प्रस्तावना में शब्द नहीं था। उसके बाद था पंथ निरपेक्ष,
ये बाद में जोड़ा गया था, और एक और जोड़ा गया था अखंडता। ये हमारे 3 शब्द 1942वें संशोधन में ये 3 शब्द हमारे जोड़े गए थे। तो इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, अब इतनी पूरी बात जो हमने आपको बता दी, 42वां संशोधन बता दिया, संविधान की परिभाषा बता दी, इनके पालकी वाला पूरा संविधान बता दिया, इन सब को लेकर के पूरा 76 में इंदिरा गांधी जब सरकार थी उस समय बताते हैं, वो इमरजेंसी भी लगी हुई थी, उसका भी हम आपका अलग से बनाएंगे, किस प्रकार इमरजेंसी लगी थी और क्या थी, ये सब चीज़ें हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो इसमें आज मुझे लगता है मैंने आपको बहुत ज़्यादा बता दिया है। इसमें अगर आप क्वेश्चन ढूंढेंगे तो बहुत कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। अगर अंत के समय में आपको एक बात बता देते हैं, वो आप अपनी जो एक प्रस्तावना है किताब में हर जगह लिखी हुई है, उसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। वही होती है कि हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उनके व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में तारीख आज 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी एतत् द्वारा हम अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये पूरी आप याद कर लेंगे और अच्छे से। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपके साथ होगा, वो हम आपको नए टॉपिक के साथ होगा और आप इंतज़ार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।